जीएसटी प्रैक्टिशनर रेनू शर्मा आपको स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सोल्यूशन में। फ्रेंड 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हमारे बहुत सारे चेंजेस अनाउंस किए गए थे। उसके रिस्पेक्ट में बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई हैं और सर्कुलर्स आई हैं। एक मेजर टॉपिक है जो हमारा है मेटल स्क्रैप को लेकर। मेटल स्क्रैप पे हमारा आरसीएम एप्लीकेबल हो गया है और कुछ केसेस में हमें टीडीएस भी काटना है और टीडीएस का रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास न्यू एडवाइजरी भी आई है। अब किस केस में आरसीएम लगेगा, किस केस में एफसीएम चार्जेस में टैक्स लायबिलिटीज हमें देनी है और या कब हमें टीडीएस डिडक्ट करना है, सारे ही क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कोई भी और देखने की जरूरत नहीं है, किसी और वीडियो को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी अपडेट रह सकें। फ्रेंड्स, मेटल स्क्रैप हमारी इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब कब कौन से सप्लायर को इसमें आरसीएम की लायबिलिटीज आएंगी या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में देना है या टीडीएस कटना है, तो वो सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, इसके लिए जो हमारे सीबीआईसी ने 3 नोटिफिकेशन जो है वो इसके लिए रेलेवेंट रहने वाली है। नोटिफिकेशन नंबर 23, 24 एंड 25 तीनों ही नोटिफिकेशन जो है हमारी मेटल स्क्रैप के बारे में बात करती है, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किया है। फ्रेंड्स, देखिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉर मेटल स्क्रैप। जब स्टार्टिंग में हमारा जीएसटी आया था तो कुछ डिसाइड किया गया था कि इन गुड्स के ऊपर जो है आरसीएम की लायबिलिटीज आएंगी। अब इसमें नोटिफिकेशन को फर्दर अमेंड किया गया है। To this notification, the following goods has been added via notification number 6, जो कि हमारे 2024 में आई थी। कौन सी नोटिफिकेशन थी? सेंट्रल टैक्स रेट की नोटिफिकेशन थी। नोटिफिकेशन आई थी हमारे पास 8 अक्टूबर को और ये कब से इफेक्टिव होने वाली थी? 10 अक्टूबर 2024 से ये हमारी इफेक्टिव हो चुकी है। अब मेटल स्क्रैप फॉलिंग अंडर हेडिंग, कौन कौन से हेडिंग? 72 से लेके 81 तक कस्टम टैरिफ एक्ट के वो बात करते हैं हमारे मेटल स्क्रैप के बारे में। अब इस मेटल स्क्रैप में कौन कौन से जो है हमारे स्क्रैप इंक्लूड किए जाएंगे? जो हमारा आयरन है, स्टील है, कॉपर है, निकल है, एल्यूमिनियम, लीड, जिंक, टिन एंड अदर बेस मेटल। अब हम स्क्रैप किसे कहेंगे? जो बिल्कुल हमारा वेस्ट हो जाता है हमारा, जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, वो हमारा यहाँ पर स्क्रैप है। फ्रेश मटेरियल नहीं। जैसे कि आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ से आप कुछ ड्रेसेस खरीदते हैं या फिर आप कुछ और आइटम खरीदते हैं, तो क्या उस पर भी हमें रिवर्स चार्ज देना होगा? नहीं, उस पर नहीं है। ये केवल और केवल स्क्रैप पे हमारा जो है मेटल आरसीएम के बारे में बात की जा रही है। अब आरसीएम कब लगेगा? देखिए, from 10th October 2024, RCM would be attract if the supplier of such scrap is not registered under GST, but the recipient of the supplier is registered under GST. The status of the recipient is not relevant. Attract RCM, irrespective of whether the recipient are the manufacturer or trader. RCM would apply। यानी कि ये ए बायर है और बी हमारा ये सप्लायर है और ये बायर है। जो सप्लायर हमारा जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और जो बायर है हमारा वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है। तो जो बायर है वो आरसीएम की लायबिलिटी देगा, यानी कि बायर को जो है टैक्स पे करना है। आई होप फ्रेंड्स क्लियर होगा कि आरसीएम की लायबिलिटीज किस पे आएंगी। अगर सप्लायर हमारा अनरजिस्टर्ड है लेकिन बायर हमारा जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो बायर के ऊपर जो है आरसीएम की लायबिलिटीज अराइज हो जाएंगी अगर वो मेटल स्क्रैप खरीदता है तब। सेकेंड नोटिफिकेशन है हमारी। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन नंबर 5 थी, जो कि हमारी 19 जून 2017 में आई थी। इसमें एग्जाम्पशन दी गई थी कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट कवर नहीं होती है और आप अगर आरसीएम के दायरे में आते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, provided that nothing contained in this notification shall apply any person engaging in supply of metal scrap, चैप्टर फॉलोइंग 72 से 81 में जो भी फॉलो करते हैं, द फर्स्ट टैरिफ कस्टम एक्ट 1975, द इफेक्टिव ऑफ दिस नोटिफिकेशन नो लॉन्गर value of the supply of metal scrap by a person is below the threshold limit 40 lakh 20 lakh in the some other state by such person is not required obtained as per registration section 22 as subsection
1 के अकॉर्डिंग उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो वो मैंडेट नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। जब उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी तब वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे और उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, वंस द value of supply of metal scrap by the person exceed the threshold limit, such person shall obtain GST registration. Once they obtain GST registration under GST, RCM would not apply and the supplier of such metal scrap start paying tax under forward charge mechanism. यानी कि अगर सप्लायर है हमारा और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है क्रॉस नहीं होती है तो उसमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो वो जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करेगा और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो है टैक्स पे करेगा मेटल स्क्रैप में। आई होप ये क्लियर होगा। अब सेक्शन 51 बात करते हैं हमारे टीडीएस की, कि आपको टीडीएस रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पहले टीडीएस रजिस्ट्रेशन किससे लेना पड़ता था? जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी थी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज थी, उनको जो है मैंडेटरी था टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लेना। अब इसमें जो है हमारी नई एंट्री डाली गई है, पॉइंट नंबर डी को डाला गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप falling under chapter 70 to 81 in the first schedule of custom tariff act 1975 from the other registered person। ये नया अपडेट है और ये कब से एप्लीकेबल है? हमारा 10 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो गया है। इसमें प्रोविजो ऐड कर दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस नोटिफिकेशन शैल बी अप्लाई of supply of goods or services or both which take place between one person to another person specified A, B, C, D of subsection 1 of section 51 of the said person exempt the person referred in clause D of this notification. The effect of the above amendment would, if the registered person is procuring metal scrap falling chapter 72 to 81 from another person, then the recipient is liable to deduct at source as per section 51 of the CGST Act। और कितना देना है उसको? 1% CGST एंड 1% SGST, यानी कि टोटल उसे 2% जो है टैक्स देना है। और अगर IGST की बात करें तो 2% IGST उसे देना पड़ेगा। और ये कौन देगा? बायर जो है TDS में रजिस्ट्रेशन लेगा। और the recipient shall remit the tax deducted at source on account of the supplier by filing a return, monthly return GST 7 उन्हें डालनी है। The said TDS would be reflected in the electronic cash ledger of the supplier, which shall be used by supplier to discharge his tax liabilities. Okay, it may be noted that a liability to deduct TDS would be on all payment made by the registered person to another registered person for purchase of metal scrap chapter falling 72 to 81 on or after 10th October 2024, even if the purchases were made to prior to this date. This is the evident from language of section 51 से हमें यही समझ में आता है। अब कौन से पे देनी है? एग्जाम्पल से समझते हैं। Further, the liabilities to deduct TDS would arise only if the value of supply as per the contract is more than 2,50,000 rupees. For example, if the contract is 50,000, 5 lakh rupees, and supplier against the contract is made for 50,000 rupees, the TDS would apply. It is noted that when each and every purchase is based on distinct contract, which may be in writing or oral, if the value of purchases is less than 2,50,000, then the TDS would not be applied। यानी कि अगर आपकी ट्रांजेक्शन जो है 2.5 लाख से ऊपर की है तभी आपके पास TDS एप्लीकेबल होगा। और ये कब से एप्लीकेबल हो जाएगा? 10 अक्टूबर 2024 से ये जो हमारा एप्लीकेबल हो गया है। अब इसको समराइज करते हैं कब आरसीएम लगेगी। देखिए, if the supply of the metal scrap falling under chapter 72 to 81 is not registered under GST, the recipient of such supply would pay the tax on such scrap under RCM। यानी कि अगर आपका सप्लायर जो रजिस्टर्ड नहीं है तो बायर को जो RCM पे करना है। Once the supply of the metal scrap falling heading 72 to 81 थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाएगी तब वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा।
और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो है टैक्स पे करेगा। Once the registered person would not, RCM would not apply, the supplier has to pay forward charge mechanism. अगर आपका मतलब अगर B2B ट्रांजेक्शन है यानी कि आपका सप्लायर भी रजिस्टर्ड है जीएसटी में और बायर भी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तब आपका टीडीएस की लायबिलिटीज अराइज हो जाएंगी और ये किसको देनी है, ये बायर को देनी है। टीडीएस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और टीडीएस पे करना पड़ेगा। Whenever metal scrap falling chapter 72-81 such supplied by the registered person to another registered person, the recipient shall deduct 2% TDS. I hope friends आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब TDS में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, तो जीएसटी पोर्टल पर हमारे पास एडवाइजरी आई है, उस एडवाइजरी को देखते हैं वहाँ पे हमें क्या क्या फिल करना है। देखिए ये एडवाइजरी मैंने आपके लिए ओपन की हुई है। देखिए जीएसटी की एडवाइजरी आई है। जीएसटी है इंट्रोड्यूस an update to facilitate the GST compliances for the buyer of metal scrap through GST REG 07 में आपको उसका रजिस्ट्रेशन लेना है। अब इसमें क्या कहा गया है कि उसको पार्ट बी में कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में अदर्स डालना है। देखिए यहाँ पर एडवाइजरी है, इस एडवाइजरी में उन्होंने क्लियर किया है कि आप जैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं आपको सारी डिटेल्स डालनी है और जब आप कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस चूज करते हैं वहाँ पे आपको अदर्स डालना है और अदर्स डालेंगे तो फिर आपको यहाँ पर अदर्स में स्पेसिफाई करना है कि मेटल स्क्रैप के लिए है। नेक्स्ट आई होप यहाँ तक क्लियर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लाइव दिखाऊंगी कि टीडीएस में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है मेटल स्क्रैप का, वो वीडियो हमें जल्दी ही आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है मेटल स्क्रैप को लेके कि किस तरह का टैक्स उसमें लगने वाला है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।